हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ राठौड़ और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ना बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं, हम लोग ने सब कुछ कर लिया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊँगा, मैंने बहुत लोगों को मेंटर भी किया है अभी और देखा है कि वो लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो आज का वीडियो उसी पे होगा कि क्या मिस्टेक्स है जो लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग एक-एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने कैंडिडेट का रिज्यूमे रिव्यू किया था। उसकी मेन स्किल सेट थी सेलेनियम विद जावा और वो उसी के लिए जॉब सर्च कर रहा था। तो उसने क्या किया था, उसने अपने रिज्यूमे में सबसे टॉप पे समरी लिखा था जो कि प्रॉपर है और उसने समरी में 4 से 5 लाइन लिखी थी। लेकिन उसने समरी में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि उसको सेलेनियम आता है। देखो, अगर आप जो मेन स्किल सेट के लिए जॉब सर्च करने जा रहे हो, वही अगर आप समरी में नहीं लिख रहे हो, तो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होगा? मतलब बहुत सारे रिक्रूटर हो गए, हायरिंग मैनेजर हो गए, जो भी आपका रिज्यूमे देखेगा, वो समरी का अगर 4 से 5 लाइन ही पढ़ेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि आपको सेलेनियम आता ही नहीं है, तो वो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर सकते हैं और इसी की वजह से आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो ये गलती मत करना, आपके जो भी मेन स्किल सेट है ना, जो आपको बताने हैं, वो आपको समरी में भी लिखना है ताकि मैं अगर आपका समरी पढ़ूँ ना, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि आपके मेन स्किल सेट क्या है। तो उससे आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। दूसरी गलती मैंने देखी है जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि सेम बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने रिज्यूमे रिव्यू किया था, वो सेलेनियम विद जावा के लिए जॉब सर्च कर रहा था, करेक्ट? उसने अपने एक्सपीरियंस सेक्शन में 4 बुलेट पॉइंट्स लिखे थे, लेकिन सबसे लास्ट में उसने सेलेनियम का बताया था कि मैंने सेलेनियम यूज़ किया है। अभी अगर कोई एक्सपीरियंस सेक्शन के टॉप 3 पॉइंट्स ही पढ़ेगा, तो उसको पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको सेलेनियम विद जावा आता है। तो देखो, आपके जो मेन स्किल सेट है ना, वो एक्सपीरियंस में आपके सबसे टॉप पे आना चाहिए था। आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो ना आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में, तो वहाँ पे वो दिख जाना चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं लिख रहे हो ना, तो कोई ऐसा होगा 2 से 3 बुलेट पॉइंट पढ़ेगा, उसको लगेगा चलो आपको वो स्किल सेट नहीं आती है और उसकी वजह से भी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है और फिर आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो जो भी मेन स्किल सेट है ना, जिसके लिए आप जॉब सर्च कर रहे हो, वो आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट में आना चाहिए। तो ये गलती आप मत करना। फिर तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि वो एक्सपेरिएंस सेक्शन में नंबर्स नहीं डालते हैं। जैसे ये कैंडिडेट ने भी क्या किया था, उसने अपने रिज्यूमे में ये लिखा था, जैसे मैंने बोला 4th बुलेट पॉइंट पे सेलेनियम का लिखा था। तो उसने सिर्फ ऐसा लिखा था कि मैंने ऑटोमेट किया एप्लीकेशन यूजिंग सेलेनियम विद जावा। लेकिन यहाँ पे नंबर्स मिसिंग थे। मतलब ठीक है, आपने ऑटोमेट तो किया, लेकिन उससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? कंपनी का कोई कॉस्ट रिड्यूस किया क्या? या कंपनी का रेवेन्यू आपने बढ़ाया? या क्या किया? मतलब उससे क्या फ़ायदा हुआ या आपने काम किया? वो आपको वहाँ पे लिखना है, सिर्फ़ ऐसे मत लिखो कि मैंने ऑटोमेट किया है सेलेनियम विद जावा। उसके बाद उसका इम्पैक्ट बताओ कि मैंने कंपनी को हेल्प किया, उसका कॉस्ट 15% से घटा या फिर उसका प्रॉफिट 10% से घटा। ये नंबर्स देखो आपको कहाँ से मिलेंगे? आपके ना जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें नंबर्स रहेगी कि ये हम लोग रिक्वायरमेंट जो काम कर रहे हैं, जिसकी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। तो उधर से आप नंबर्स ले सकते हो और अगर आपको नंबर्स नहीं पता, तो आपके टीम से मैनेजर से बात कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट ओनर, बिज़नेस एनालिस्ट उनको पूछ सकते हो कि हम लोग ये कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? वो नंबर्स लेके आप आपके रिज़्यूमे के एक्सपीरियंस सेक्शन में नंबर्स डालो क्योंकि नंबर्स बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एक्सपीरियंस सेक्शन में। फिर चौथी गलती जो करते हैं, मैंने अभी रिसेंटली एक रिज़्यूमे रिव्यू किया था। उसको 9 साल का एक्सपीरियंस था और उसने 3 कंपनी में काम किया था, ठीक है? उसका रिज़्यूमे 5 पेज का बनाया था। अभी मुझे बात बताओ, किसी के पास भी इतना टाइम है क्या कि वो 5 पेज का रिज़्यूमे बनेगा? देखो, अगर आपको 9 से 10 साल का भी एक्सपीरियंस है और आपने अगर 3 कंपनी में काम किया, तो आपका रिज़्यूमे 1 पेज में फिट हो जाएगा। मैक्सिमम अगर आपने 4 से 5 कंपनी में काम किया, तो आपका रिज़्यूमे 2 पेज तक जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप ट्राई करो कि आपका रिज़्यूमे 1 पेज में फिट हो जाए, अगर नहीं होता है, तो फिर आप मैक्सिमम 2 पेज तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिज़्यूमे 2 पेज से ज़्यादा है, तो फिर आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं और आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, वो ये है कि जो आपका रिज़्यूमे का फॉर्मेट होता है ना, वो सेम रखो। इसका मतलब क्या? कि आप आपके रिज़्यूमे में हेडर लिखते हो, करेक्ट? मतलब जैसे समरी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, ये आपके सब हेडर हो गए। तो उसका जो फ़ॉन्ट है कि क्या साइज़ रहेगी और फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब कि आप कौन से स्टाइल यूज़ कर रहे हो वो फ़ॉन्ट लिखने के लिए, वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हेडर का फ़ॉन्ट 12 है तो दूसरे का 14 है, एक का फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल है तो दूसरे का कैलिब्री है, ऐसा मत रखो। जो भी आपके फ़ॉन्ट है ना हेडर, वो सबको आप सिमिलर फ़ॉन्ट दो, साइज़ दो और सिमिलर फ़ॉर्मेट भी दो। सिमिलरली आप जो बुलेट पॉइंट्स लिखते हो, मतलब समरी में हो गया, स्किल्स में हो गया, एक्सपीरियंस सेक्शन में हो गया,
वो सबका भी ना फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फॉर्मेट सेम रखो। अगर आप वो अलग रख रहे हो ना, तो उससे भी आपका रिज़्यूमे थोड़ा है ना अच्छा नहीं दिखता। तो उसका वो भी एक रीज़न होता है कि आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है और फिर आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मिस्टेक्स, ये तो बहुत सारे लोग करते हैं, वो है स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप है ना, आपका रिज़्यूमे एक बार बनने के बाद है ना, आप खुद से पढ़ो उसको 2 से 3 बार कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, बहुत लोग है ना चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। तो चैट जीपीटी से नॉर्मली तो प्रॉपर आ जाता है, लेकिन कभी-कभी उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है। तो आपका रिज़्यूमे जभी भी फाइनल बन जाए ना, तो आप खुद से 2 से 3 बार पढ़ो, ये देखने के लिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। क्योंकि ना अगर आपके रिज़्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, तो आपका रिज़्यूमे कभी शॉर्टलिस्ट होगा ही नहीं और आपको फिर इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने एक कैंडिडेट का रिज़्यूमे रिव्यू किया था, उसमें ना उसने सिलेनियम की ही स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी। मुझे एक बात बताओ, जो मेन स्किल्स है, जिसके लिए आप जॉब सर्च करने जा रहे हो, उसी का अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया, तो अगर एचआर सिलेनियम कीवर्ड से ढूँढता भी है, तो आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने सिलेनियम की स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखी है। तो ये भी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप ये गलती मत करना। नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं ना, मैं जब उनका रिज्यूमे देखता हूँ ना, तो सबसे टॉप पे एजुकेशन डाल देते हैं या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। देखो, मेन है ना, जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, उनको ये देखना है कि जो भी उनको स्किल्स चाहिए वो आप में है क्या? जो आप उनको एक्सपीरियंस चाहिए वो है क्या? या फिर अगर आप फ्रेशर हो, तो जैसे वो हायर कर रहे हैं उस पे आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं क्या? तो वो है ना आपके रिज्यूमे में सबसे ऊपर आना चाहिए। एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन नीचे आ सकता है। एजुकेशन सबसे टॉप पे डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एजुकेशन बाद में आएगा, पहले तो वो ये देखेगा कि आप में वो स्किल सेट है क्या, जो कंपनी को चाहिए। अगर वो मैच करता है, फिर वो जाके किधर एजुकेशन देखते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ तो एजुकेशन नहीं देखती है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ को ऐसे रहते हैं कि आपको बीटेक ऐसे ही कैंडिडेट्स चाहिए। तो एजुकेशन है ना, आप सबसे टॉप पे मत डालो। एजुकेशन है ना, आप लास्ट में भी रख सकते हो कि हाँ, आप ये बता सकते हो कि आपने क्या हाईएस्ट एजुकेशन किया है और आप मेन कौन से यूनिवर्सिटी से, और आप परसेंटेज कर सकते हो। बस इसके अलावा आपको और ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट मिस्टेक है ना, ये रेज़्यूमे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये नौकरी प्रोफाइल रिलेटेड है। देखो, बहुत लोगों का नोटिस पीरियड 90 डेज़ होता है। अगर आप नौकरी पे नोटिस पीरियड 90 डेज़ डाल दोगे ना, तो आपको एक भी कॉल नहीं आएँगे। वहाँ पे आपको 15 डेज़ और लेस ही डालना है। अगर आप 90 डेज़ डालते हो ना, तो फिर आपको एक भी कॉल नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी पता है, सबको पता है कि कंपनीज़ को आजकल इमीडिएट कैंडिडेट्स या विदिन 30 डेज़ या विदिन 45 डेज़ चाहिए, करेक्ट? तो अगर आप 90 डेज़ डालोगे ना, तो वो वहाँ पे आपका प्रोफाइल रिजेक्ट कर लेंगे। तो भले ही आपका नोटिस पीरियड 90 डेज़ है, लेकिन नौकरी प्रोफाइल में आप 15 डेज़ और लेस ही डालना। मैंने ना एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि आपको आपका रिज़्यूमे कैसे बनाना है, क्या-क्या सेक्शंस होने चाहिए, उसमें क्या-क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूँगा, तो आप वो भी जाके देख लेना। उससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपको आपके रिज़्यूमे कैसे बनाना है। तो देखो, अगर आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे हैं ना, तो उसका मेन रीज़न यही है कि रिज़्यूमे आपका प्रॉपर नहीं है। इसलिए ना आप ट्राई करो कि आप आपका रिज़्यूमे प्रॉपर बनाओ। फिर चाहिए तो है ना 1 हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, चलेगा। थोड़ा टाइम लोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका रिज़्यूमे फर्स्ट इंप्रेशन है। कोई भी हायरिंग मैनेजर है या फिर रिक्रूटर है, वो आपके रिज़्यूमे से ही आपको शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर आपको मौका मिलेगा कि आप इंटरव्यू में जाओ और आप आपकी स्किल्स बता सको। लेकिन आपने अगर अपना रिज़्यूमे ही नहीं बनाया, तो वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। फिर आपको कितना भी आता हो, आप में शायद बहुत सारे स्किल्स होंगे, क्या फ़ायदा? आपको जॉब नहीं मिलेगा, करेक्ट? इसलिए ट्राई करो कि मैंने इस वीडियो में जो भी बताया, वो मिस्टेक्स आप नहीं कर रहे हो। अगर आप वो मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप मेरे ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिस ना करो। थैंक यू।